अब बाबा साहब अम्बेडकर इसका स्पष्ट रूप से जवाब लिखते हैं। प्रिय श्री हर भगवान, आपका 22 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर मुझे अफसोस हुआ कि यदि मैं अपने व्याख्यान को यथावत छपवाता हूं तो जात पात टोळक मंडल की स्वागत समिति अधिवेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। उत्तर में मुझे आपको यह सूचित करना है कि अगर मंडल चाहता है कि मैं अपने व्याख्यान को अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालते हुए उसमें काट छाट दूं तो मैं भी चाहूंगा कि सम्मेलन को रद्द कर दिया जाए। अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है। मेरा निर्णय आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अधिवेशन की अध्यक्षता करने का सम्मान पाने की खातिर उस स्वतंत्रता का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपना व्याख्यान तैयार करने में होनी चाहिए। मंडल को खुश करने के लिए मैं अपना उस कर्तव्य का परित्याग नहीं कर सकता जो हर अधिवेशन की अध्यक्षता का होता है। अधिवेशन को यह दिशा देना जो उसकी नजर में सही और उचित है, यह मामला सिद्धांत का है और मुझे लगता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं। आज के जो नेता हैं, छोटे छोटे हम बोल सकते हैं, लालच के लिए अपना सिद्धांत सब कुछ त्याग देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट शब्दों में सिद्धांतों से कोई समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे। आगे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि स्वागत समिति द्वारा किया गया निर्णय उचित है या नहीं, इस संबंध में मैं किसी प्रकार के बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझ पर दोषारोपण करते हुए प्रतीत होते हैं, अतः मुझे उनका जवाब देना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि जो भी उन्होंने दोषारोपण किया है उसका जवाब देना होगा। प्रथमतः मतलब पहले मुझे इस धारणा को दूर करना है कि व्याख्यान के जिस हिस्से में व्यक्त विचारों पर समिति को आपत्ति है वह मंडल के लिए कोई नई बात नहीं है। श्री संतराम ने पत्रों में से एक के जवाब में मैंने कहा था कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का असली तरीका अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह नहीं, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर यह व्यवस्था टिकी हुई है। तो यह उन्हें एक नई बात लगी और उन्होंने कहा था कि इस बात को अपने व्याख्यान में मुझे विस्तार से पेश करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्री संतराम इसकी पुष्टि करेंगे। श्री संतराम के इस आमंत्रण को प्रत्युत्तर में मैंने जो सोचा कि मैंने जो बात की एक वाक्य में कह दी उसे अपने व्याख्यान में विस्तार से रखूं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि व्याख्यान में व्यक्त विचार नए हैं। किसी भी स्थिति में वे श्री संतराम के लिए नए नहीं हैं, जो आपके मंडल की प्रेरक आत्मा और अग्रणी प्रकाश पुंज है। लेकिन मैं और आगे जाकर कहता हूं कि मैंने अपने व्याख्यान के इस हिस्से को केवल इसलिए नहीं लिखा कि मुझे लगा कि ऐसा करना वांछनीय होगा। मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे विचार में तर्क को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए यह बिल्कुल जरूरी था। यह पढ़कर मैं हैरान हूं कि व्याख्यान के इस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है कि यह अप्रासंगिक है और मुद्दे से हटकर है। आप मुझे यह कहने की इजाजत दें कि मैं वकील हूं और आप मतलब प्रासंगिकता के नियम आपकी समिति के किसी भी सदस्य जितने मुझे भी पता है, मैं उन पर जोर देकर कहता हूं कि व्याख्यान के जिस भाग पर आपत्ति की गई है वह न केवल बेहद प्रासंगिक है बल्कि वह महत्वपूर्ण भी है। यह व्याख्यान के उस हिस्से में है जिसमें मैंने जाति व्यवस्था को तोड़ने के तरीकों पर चर्चा की है। हो सकता है कि जाति को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के बारे में
जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं वह चौंका देने वाला है और दर्दनाक है। आप कह सकते हैं कि मेरा विश्लेषण गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि एक ऐसे व्याख्यान में जो जाति की समस्या से संबंधित है, इस बारे में चर्चा करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि जाति को कैसे नष्ट किया जा सकता है। आपकी दूसरी शिकायत है कि व्याख्यान बहुत लंबा है। इसके लिए मैंने व्याख्यान में ही अपने को दोषी ठहराया है, लेकिन वास्तव में इसकी जिम्मेदारी किस पर है? बात शायद यह है कि इस मामले में आपका पदार्पण काफी देर से हुआ, अन्यथा आपको पता होगा कि मूलतः मैंने अपनी सुविधाओं के लिए यह संक्षिप्त व्याख्यान लिखने की योजना बनाई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो समय था और ना ही एक विस्तृत प्रबंध तैयार करने में खुद को लगा देने की ऊर्जा। मंडल ने ही मुझे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए कहा था और मंडल ने ही जाति व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की एक सूची भेजी थी और कहा था कि व्याख्यान में मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं, क्योंकि ये वे सवाल थे जो मंडल और उसके विरोधियों के बीच वाद विवाद में अक्सर उठते थे और जिसका संतोषजनक जवाब देना मंडल के लिए मुश्किल हो जाता। मंडल की इस इच्छा को पूरा करने के प्रयास में ही व्याख्यान इतना लंबा हो गया। मैंने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि व्याख्यान के लंबा हो जाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है, इसलिए आपका मंडल इतने सोच में पड़ जाएगा। मैं समझता था कि मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट बोल रहे हैं, मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं, लेकिन लोगों के मन में किसी तरह की गलतफहमी पैदा ना हो, इसलिए इस बात की व्याख्या करने में मैंने काफी मेहनत की है और धर्म के विनाश से मेरा अभिप्राय क्या है। मुझे यकीन है कि मेरा व्याख्यान पढ़ लेने के बाद किसी को गलतफहमी नहीं हो सकती। धर्म का विनाश आदि शब्दों के प्रयोग से साथ दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल उद्वेगग्रस्त हो गया। इससे मेरे मन में उनका सम्मान नहीं बढ़ा। किसी के मन में उन आदमियों के लिए सम्मान या आदर नहीं हो सकता जो समाज सुधारक बनना चाहते हैं, पर उसके तार्किक परिणामों को क्रियान्वित करना तो दूर, उस पर नजर डालने से भी इनकार कर देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट लिख रहे हैं और लिखते हैं, आप सहमत होंगे कि अपना व्याख्यान तैयार करने में कोई भी सीमा स्वीकार करने की स्वीकृति मैंने कभी नहीं दी और व्याख्यान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में मेरे और मंडल के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मैं हमेशा यह मानकर चल रहा था कि इस विषय पर मेरे जो विचार हैं उसमें अपने व्याख्यान में व्यक्त करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। जब 9वीं को आप मुंबई आए, मतलब बंबई आए, उसके पहले जब तक मंडल को यह खबर तक नहीं थी कि मैं अपने व्याख्यान में क्या कहने जा रहा हूं, जब आप बंबई आए तो मैंने खुद ही आपको बताया कि डिप्रेस क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मैं आपके मंच का उपयोग नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि अपना व्याख्यान तैयार करने में मैंने ईमानदारी से अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है, सिवाय एक अप्रत्यक्ष किस्म के जो चलताऊ हवाले के, जहां मैं यह कहता हूं कि मुझे दुख है कि मैं यहाँ नहीं होऊंगा इत्यादि। मैंने इस विषय पर अपने व्याख्यान में कुछ भी नहीं कहा। जब मैं देखता हूं कि एक अप्रत्यक्ष किस्म के चलताऊ हवाले पर भी आपको आपत्ति है, तब यह पूछने के लिए मैं बाध्य हूं, क्या आपने यह सोचा था कि आपके अधिवेशन की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव स्वीकार कर
मैं डिप्रेस क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों को स्थगित करने या छोड़ने के लिए सहमत हो रहा हूं? यह प्रश्न है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर हाइजन शब्द का यूज नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर अक्सर डिप्रेस क्लासेस का यूज करते हैं। अगर आपके सोचने से ऐसा आया तो मैं अवश्य ही कहूंगा कि आपकी इस भूल के लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं हूं। अगर आप में से किसी ने भी यह इशारा कर दिया होता कि मुझे अध्यक्ष निर्वाचित कर आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में अपनी आस्था का परित्याग कर देना होगा, तो एकदम साफ शब्दों में मैंने यह कह दिया होता कि आपसे मिलने वाला सम्मान किसी भी सम्मान की तुलना में मैं अपनी आस्था की ज्यादा परवाह करता हूँ। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं अपने जो आप सम्मान दे रहे हैं मैं अपने आस्था की ज्यादा परवाह करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट बोल रहे हैं। अंग लिखते हैं 14 तारीख को आपके पत्र के बाद आपका यह पत्र मेरे लिए एक आश्चर्य की तरह है। मुझे यकीन है कि जो कोई भी इन्हें पढ़ेगा उसे ऐसा ही लगेगा। स्वागत समिति द्वारा इस आकस्मिक विचार परिवर्तन का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। जब आपने 14 तारीख का पत्र लिखा उस वक्त समिति के सामने जो कच्चा ड्राफ्ट था उसमें और अंतिम ड्राफ्ट में जिस पर समिति का फैसला आपने अपने पत्र में मुझे जो कि संप्रेषित किया है सरलतः कोई अंतर नहीं है। अंतिम ड्राफ्ट में एक भी ऐसे विचार पर आप उंगली नहीं रख सकते जो इसके पहले के ड्राफ्ट में नहीं था। दोनों में निहित विचार समान है। फर्क सिर्फ यह है कि अंतिम ड्राफ्ट में उन्हें ज्यादा ब्यौरे से स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। यदि व्याख्यान में कुछ आपत्तिजनक था तो आप 14 को ही कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत आपने 1000 प्रतियां छपवाने को कहा। इससे मुझे यह स्वतंत्रता मिली थी कि आपने जो मौखिकता के रूप में जो सुझाव दिए हैं उन्हें स्वीकार करूं या नहीं करूं। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छपवा ली जो अब मेरे पास है। 8 दिन बाद आपका पत्र आया कि आपको मेरे व्याख्यान पर आपत्ति है और उसमें परिवर्तन नहीं किया तो अधिवेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे व्याख्यान में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। जब आप बंबई में थे तो मैंने कह दिया था कि मैं एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा। आपने व्याख्यान पर किसी तरह की रोक टोक को मैं स्वीकार नहीं करूंगा और आपको मुझे से जो व्याख्यान मिलेगा वह आपको स्वीकार करना होगा। मैंने यह भी कहा था कि व्याख्यान में तो मेरे विचार पूरी तरह से मेरे हैं और यदि अधिवेशन ने उन्हें पसंद नहीं किया और उसकी भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे विचारों के लिए आपके मंडल को जिम्मेवार ना होना पड़े और इस उद्देश्य से भी कि आपके अधिवेशन के साथ मेरा साहचार बहुत अंतरंग ना बन जाए। मैंने आपको सुझाव दिया था कि मेरे व्याख्यान को अध्यक्षीय व्याख्यान की बजाय उद्घाटन व्याख्यान के रूप में ग्रहण किया जाए। अधिवेशन की अध्यक्षता करने और प्रस्तावों से निपटने के लिए मंडल कोई अन्य व्यक्ति खोज ले। 14 को इस व्याख्यान पर निर्णय लेने के लिए आपकी समिति से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, परंतु समिति ऐसा होने में सक्षम रही और इसी बीच छपवाई का खर्च हो गया, जिसे आपकी समिति थोड़ी और दृढ़ता के साथ काम करती तो बचाया जा सकता। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे व्याख्यान में व्यक्त विचारों का आपकी समिति के निर्णय से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे पास यह मामले का कारण है कि अमृतसर में संपन्न सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति आपकी समिति के इस निर्णय की पृष्ठभूमि में है।
14 और 22 अप्रैल के बीच अचानक समिति का विचार बदल जाने की कोई और संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। बहरहाल मैं इस विवाद को आगे बढ़ाना कतई नहीं चाहता और आपसे तुरंत यह घोषणा करने का अनुरोध करता हूं कि सम्मेलन का जो सत्र मेरी अध्यक्षता में होने वाला था उसे रद्द किया जाता है। मेरी सारी विनम्रता अब जाती रही और अब यदि आपकी समिति मेरे व्याख्यान को यथावत स्वीकार करने के लिए राजी हो जाती है तब भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मैं सहमत नहीं हो सकता। यह व्याख्यान तैयार करने में मैंने जितना श्रम किया उसकी सराहना करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस श्रम से और किसी को लाभ हुआ तो या नहीं, मैं निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ हूं। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मेरा स्वास्थ्य इस भार को उठाने लायक नहीं था मुझसे यह कठोर श्रम करवाया गया। आपका निष्ठापूर्वक B.R. अम्बेडकर। तो और आगे लिखते हैं कि यह पत्र उन चीजों को प्रकाश में ले आएगा जिसके कारण मंडल द्वारा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और पाठक को दोषी ठहराने की स्थिति में होगा जो का सही रूप में उपयुक्त पात्र है। मेरा विश्वास है कि यह पहली बार है जब स्वागत समिति ने अध्यक्ष की नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया कि वह उसके विचारों का समर्थन नहीं करती, लेकिन ऐसा हो या ना हो मेरे जीवन में यह निश्चय ही पहली बार हुआ कि जब सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिंदुओं मतलब सवर्ण हिंदुओं के सुधारक समूह और आत्मसम्मानपूर्ण अस्पृश्यों के बीच एक ऐसे संबंध से कोई क्या उम्मीद कर सकता है जो इतना दुखद है कि पहला अपने रूढ़िवादी साथियों को अलगाने के लिए इच्छुक नहीं है और इसके पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि सुधारकों को क्रियान्वित किया जाए। B.R. अम्बेडकर, राजगृह, दादर, बम्बई, 14 और 15 मई 1936 को लिखा गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यह विस्तार पूर्वक पत्र था। तो आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।